हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, मैं 502 ब्लॉक की यूनिट 3 करा रही हूँ। मैं इससे पहले मैंने 2 यूनिट करा दी। ये NIOS का 502 ब्लॉक चल रहा है। 2 यूनिट। और किसी ने मुझसे हिंदी इंग्लिश दोनों में कहा था। देखो, यूनिट 1 और 2 तुम समझ लेना। मैंने ना सब चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करी है, सब कुछ बताया था। तुम अपना उसे ट्रांसलेट कर लेना। ये वाली यूनिट में कोशिश करूँगी इंग्लिश में बताऊँ, क्योंकि मैं अगर मैं हिंदी में भी आज बताने लग जाऊँ फिर उसे इंग्लिश में बताऊँ तो जिन्हें मैं करा रही हूँ उनको नुकसान हो जाएगा। तो दोनों को मैं बता दूँगी। ये हिंदी की PDF खोल रखी है और मैंने यहाँ पे इंग्लिश की भी, तो दोनों खोल रखी है। और ये 19 तारीख को डाली और आज ही इसे अपलोड कर दूँगी। और टाइम देख सकते हो, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मतलब मेरा सोने का टाइम है। मैं तो चलो कर दूँ जितनी भी देर में, आधा घंटा तो लगेगा ही, इतना तो टाइम लगता ही है। तो देखो, ये है मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। और हिंदी में देख लेना, आप साथ में करते चलेंगे। ये इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पढ़ना होता, ऑब्जेक्टिव लर्निंग नहीं पढ़नी होती, इफेक्ट ऑफ ये सब नहीं पढ़ना होता। जो सिचुएशन 1 2 होता है ना, जब तुम खुद से पढ़ोगे ना तो ये सब पढ़ना नहीं होता। ठीक है। अब एक मतलब टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के क्या क्या वो होते हैं, मेथड क्या क्या होते हैं। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं उसको इफेक्टिव बनाने के क्या क्या मेथड होते हैं वो देख लो। देखो, अब हिंदी वाले समझ लो, मतलब किसी भी टीचिंग को इफेक्टिव को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में। तो पता है इनमें ना कुछ ज़्यादा ही अलग सा दे रखा है। आप कोशिश करना उसे मैच करते रहना। आप कोशिश करना, मैं बोल हिंदी में, सब कुछ हिंदी में बोल रही हूँ। तो करेक्टर टीचिंग को इफेक्टिव मैटर क्या होगे कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। जब बच्चों का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो बच्चे इंटरेस्ट डेवलप हो, वो पार्टिसिपेट करें किसी चीज़ को, और अपनी मेंटल एबिलिटी जितनी भी होगी उसको अकॉर्डिंग काम कर सके। बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखें, उन्हें स्कोप मिले अपने पीयर लर्निंग के साथ, अपने बच्चों के साथ उन्हें स्कोप मिले करके कुछ सीखने का। बच्चे इनका इंडिपेंडेंटली थिंक सोचे। ऐसा नहीं है कि जो तुम सोचवा रहे हो वो ही बच्चे सोचें। मतलब इंडिपेंडेंटली वो सोचे कि हाँ इसका ये आंसर भी हो सकता है। अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करें, मतलब खुद से बनाए अपनी नॉलेज को, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें अपनी। ये टीचिंग पढ़ाने के लिए। और स्कोप क्या होना चाहिए कि बच्चे की लाइफ स्किल से जुड़ी होनी चाहिए। और हमें ना उनको बच्चों को सारे टॉपिक मेथड सारी चीज़ें उन्हें अब टीचिंग क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि रेटाफिकेशन करा रहे हैं। और मतलब और इनएक्सपेंसिव को मतलब सस्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है तुम जैसे आजकल चल रहा है बैच ले लेते हैं बहुत ज़्यादा और इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं देते। अब क्लासिफिकेशन और मेथड, सिचुएशन 1 2 ये सब नहीं पढ़ना होता। सिचुएशन वगैरह ये सब नहीं पढ़नी होती। ये बेसिकली मतलब इतना कुछ इनमें होता नहीं है। जब बेसिस ऑन द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग मेथड प्रोसेस का 2 कैटेगरी में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, एक तो इंस्ट्रक्शन मेथड एंड स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड। जो फर्स्ट सिचुएशन इज द बेस्ट। जो एक तो होता है जहाँ पे बच्चों को स्टूडेंट फ्री मेथड दिखाया जाए। अभी मेथड है, देखो ढंग से दिख नहीं रहा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन में के लिए जो होती है। एक तो इंडक्टिव डिडक्टिव आगमनिक विधि जो आपने पढ़ी होगी, ये डेमोस्ट्रेशन विधि। अभी इनके बारे में हम आएंगे क्या होती है। ये तो आगमनिक विधि है, डेमोस्ट्रेशन बच्चों को डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दो, लेक्चर बच्चों को लेक्चर दे के सिखा दो। ये जो विधि है तीनों, मतलब 2 तो बिल्कुल बेकार है, इनमें से 2 ठीक है वाली। और इसमें होता है जिसमें स्टूडेंट सेंटर में होता है, तो प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी मेथड। तो इसी चीज़ के बारे में आज पूरे उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों होती हैं इसे इंस्ट्रक्शनल मेथड बोलते हैं और इसे स्टूडेंट सेंटर मेथड बोलते हैं। प्लेवे, प्रोजेक्ट मेथड कल पैट्रिक ने दिया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी, तो ये सब हो। अब इंस्ट्रक्शन मेथड में 3 होते हैं। ठीक है। अब इन तीनों मेथड तो मैं तुम्हें पता भी होना चाहिए कि इनमें से इंस्ट्रक्शन मेथड में कौन से हैं। जैसे 3 ऑप्शन ये देते, एक ये दे दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शन मेथड में इंडक्टिव डिडक्टिव डेमोस्ट्रेशन और लेक्चर है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मेथड पे आ जाते हैं। जो इंस्ट्रक्शन मेथड में भी सबसे पहले हम आ जाते हैं लेक्चर मेथड पे। बेसिकली क्या होता है लेक्चर मेथड, एक सेकेंड, किसी भी चीज़ को आके लेक्चर दे के चले जाना। मतलब वही है कि बच्चों को समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम्हें अपने आके लेक्चर देना है और चले जाना है। तो क्या होता है इसके फ़ायदे क्या। अब लेक्चर मेथड तुम्हें पता ही होगा कि एक टीचर आए, जैसे पहले के टाइम में होता था, टीचर को जो जो उसके बारे में पता है वो सिचुएशन बता दी। तो इसके फ़ायदे क्या है, वैसे फ़ायदे तो ज़्यादा नहीं, नुकसान ही है कि टीचर लेक्चर देगा हर टॉपिक में सारे स्टूडेंट को। टीचर प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, लॉज, थ्योरी, प्रिंसिपल, मतलब जितने भी रट्टा वाले काम है ये सारे लेक्चर मेथड में देगा वो। और ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देगा और बच्चों से आंसर पूछेगा। स्टूडेंट यहाँ पे कैसे होंगे, पैसिव लर्नर होंगे। उन्हें कोई, जब टीचर ही लेक्चर दे रहा है तो स्टूडेंट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं ना, तो पैसिव लर्नर होते हैं।
देखो कोई पहली बारी वाली वीडियो देख रहा है तो पहले की 2 देख के आना, वरना मतलब समझ में तो आ जाएगी, मतलब लिंक है आपस में। ठीक है, तो लेक्चर मेथड जब दोगे तो बच्चा पैसिवली सुनेगा, मतलब उसको कोई एक्टिव रोल नहीं होगा और वो क्वेश्चनों पे रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा ज़्यादा। ठीक है, और एक टीचर को क्या होता है कि टीचर ने एक सिंगल पीरियड में कोशिश करता है कि मोर इन्फॉर्मेशन बच्चे को दे दे। मतलब एक ही पीरियड लगता है ना, हमारे टाइम पे 8 पीरियड लगते, तो टीचर आए आगे, मतलब उन्हें जो भी कराना करा के चले गए, तो जितना उन्हें पता है बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं। टीचर क्या है, अपनी स्पीड से पढ़ाएगा, ऑन स्पीड, मतलब अपनी स्पीड से पढ़ा के चला जाएगा। लेक्चर मेथड में बच्चे को आए चाहे उन्हें एक्यूरेट चीज़ पता चले, उनकी चेकिंग हो या ना हो। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो कि बस एक स्टूडेंट सुनेंगे बातों को, जैसे कोई भी टॉपिक आके सुन लिया, समझेंगे नहीं और ये करेंगे चलो जो सर ने लिखवा दिया उसे रट लो। पहले के टाइम में होता था, मतलब मैं सब जो BTC जो ये लेक्चर ले रहे होंगे पहले के टाइम के बच्चे होंगे। हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था जब हमने ग्रेजुएशन मतलब 12th वगैरह करी थी इस तरीके से। हाँ, तो ये इसमें एक पॉइंट है, तो लेक्चर सेंटर मेथड हुआ कैसा, ये कमेंट सेक्शन बताएं ना। लेक्चर सेंटर मेथड हुआ कैसा, टीचर सेंटर या स्टूडेंट सेंटर, तो ये बता देना कौन सा मेथड हुआ। वैसे आसान क्वेश्चन है पर इतना आसान भी नहीं पूछेंगे। अब डोमेस्टिकेशन मेथड इससे बेस्ट है, मतलब इस वाले से बेस्ट है लेक्चर मेथड से। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ना टीचर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। इसको मतलब क्या करेंगे इस मेथड को कि इस मेथड में सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे कि जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया थोड़ा बहुत। और इसको ना इस मेथड को भी डेमोस्ट्रेशन मेथड तो होता है लेकिन कुछ डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे, तो डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड हो जाएगा। समटाइम्स से बोल देते हैं लेक्चर कम डिस्कशन, मतलब लेक्चर भी देंगे लेकिन थोड़ा सा करके दिखा देंगे। ये भी एक बेसिकली टीचर सेंटर अप्रोच ही है, ऐसा नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा करके दिखाएंगे तो थोड़ा सा बच्चा भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जब से कोई चीज़ करके दिखाएंगे तो बच्चा भी डेमोस्ट्रेट करेगा और क्वेश्चन आंसर भी जब टीचर खुद से उसे कुछ करके दिखाता है तो बच्चे स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और फिर कंक्लूजन पे भी आएंगे। तो मतलब लेक्चर मेथड से बेस्ट है लेकिन इतना भी बेस्ट नहीं है कि अगर इसे हम और चीज़ों से कंपैरिजन करें। ये सिचुएशन एक्टिविटीज़ नहीं पढ़नी होती। अब डेमोस्ट्रेशन के स्टेप याद रखना, सबसे पहले हम प्लान करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन देंगे, फिर डेमोस्ट्रेशन करेंगे, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, लास्ट में कॉन्सेप्ट कंपाइलेशन होगा। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत होगा तो एडजस्ट कर लेना, कभी कभी हो जाती है। अब प्लानिंग में क्या होगा कि प्लानिंग करने से पहले कि जो भी तुम्हें पढ़ाना है, लेसन पढ़ाना है, तो उसके इक्विपमेंट जितने भी होंगे, टूल्स मटेरियल, वो सब आप तुम प्लान करोगे क्या क्या होंगे। ठीक है, प्लानिंग के लिए। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन, तुम जो पढ़ाना है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करोगे प्रॉब्लम, फिर उसे जो तुमने सोचा जो इंट्रोड्यूस कर दिया फिर उसे डेमोस्ट्रेशन करके दिखाओगे, रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करोगे, फिर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करोगे, इसमें सब यही लिखा हुआ है, फिर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करोगे और देन उसके बाद कॉन्सेप्ट, जिसे मान लो किसी को उसकी कंपाइलेशन दे दोगे कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड के फ़ायदे क्या हैं। एक तो डेमोस्ट्रेशन मेथड कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा सस्ते में ही हो जाता है और टीचर डेमोस्ट्रेट करता है तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, टाइप से ही है, और टीचर सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह खुद करके बच्चों को सिखा देता है तो बच्चों को सारी हेल्प हो जाती है। और डेमोस्ट्रेशन के टाइम जो बच्चों को डाउट आता है, जो भी बच्चों को डाउट आता है, देखो डाउट आता है वो बच्चे क्लियरली सीख जाते हैं। और डेमोस्ट्रेशन में क्या क्या बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब लेक्चर मेथड से तो अच्छा है कि बच्चा अब कोई टीचर से कुछ करके दिखा रहा है। जैसे हमारे 12th में एक प्रैक्टिकल हुआ था तो सर हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, मतलब उस टाइम ऐसा था वो लैब में ना सर ही करके दिखाते थे, बच्चों को तो खुद से करने नहीं देते थे। तो बच्चा अब सर करके देखना है तो हम ऑब्जर्व कर देते चीज़ों को कि सर कैसे करना है, फिर जो हुआ उसको नोट मेकिंग करते थे, फिर क्वेश्चन भी कर लेते थे, फिर उसको ड्रॉ भी कर लेते थे और थोड़ा बहुत इन्वॉल्व भी हो जाता था एक्सपेरिमेंट में। तो हमारे स्कूल में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दी नहीं जाती थी बिल्कुल, बिकॉज यूपी बोर्ड का स्कूल था और यूपी बोर्ड में अब तो अच्छा हो गया पहले से, लेकिन आज से जब हम थे तब इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, और ये रिड्यूस करता है डिस्ट्रैक्शन को, प्रमोट करता है स्टूडेंट के अटेंशन को, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टीचर डेमोस्ट्रेशन करके दिखा ही रहा है। ठीक है, और इससे स्टूडेंट को इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड तुमने ये पढ़ा होगा। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता क्या है बेसिकली कि हम होल से जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। इंडक्टिव मेथड में तो हम मतलब डिडक्टिव में तो हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे
अब वैसे तुमने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड तुमने पढ़ा ही होगा। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड मैं नहीं बता रही कि कोई कॉन्सेप्ट मैथ का होगा, पहले उसका फॉर्मूला लिख दिया और फॉर्मूला लिख के जो आंसर कराया वो तुम्हारा इंडक्टिव मेथड है। मतलब एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन करा दिए वो, और बाद में पहले कुछ क्वेश्चन कराए और उसके बाद तुमने डेमोन्स्ट्रेशन कराया, वो तुम्हारा दूसरा वाला है, डिडक्टिव मेथड है। तो डिडक्टिव मेथड जैसे अगर एक टीचर बता देता है कि ट्रायंगल की साइड दे रखी है तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड तुमने कर रखा हो, आगमन निगमन विधि है वैसे ही, तो इन्हें कर लेना, ठीक है। आसान है। सिचुएशन देखो, एक सिचुएशन दे दी, इसे पढ़ना चाहो पढ़ लेना। इसमें ना 2 साइड ट्रायंगल की दे रखी है, ऐसे ऐसे करके दे रखा है, तो पूछा है कि मीना कौन सा मेथड यूज़ करिए, तो मैंने यहाँ डिडक्टिव मेथड यूज़ कर दिया। तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड मैं इससे नहीं बता रही, बेसिकली तुम जर्नल से जाते हो स्पेसिफिक की तरफ डिडक्टिव मेथड में, और इंडक्टिव मेथड में स्पेसिफिक टू जर्नल। इसे मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, डिडक्टिव मेथड है तो डी के बाद DGS, मतलब डी के बाद जी आएगा, तो जी मतलब डिडक्टिव मेथड, जी का मतलब जर्नल टू स्पेसिफिक, और आई के बाद स्पेसिफिक टू जर्नल। तो मैंने ऐसे करके याद किया था, मतलब हो सब मैं लिख के नहीं दिखा सकती, मतलब समझ गए होगे। और इरेक्टिव इसमें पढ़ लेना डिफरेंसेस क्या है। अब जो स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड है वो क्या क्या है, एक तो प्ले वे मेथड। तो प्ले वे मेथड होता है बच्चों को खेल खेल में सिखाना, मतलब उनकी डेवलप करना, कॉग्निटिव स्किल, सोशल स्किल, इमोशनल ग्रोथ, ये सब चीज़ें बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ठीक है। इससे बच्चा वर्क, इसे पढ़ लेना, वर्क क्या होगा, प्ले में कैसे सीख लेगा, वर्क करने में उसे डिफिकल्टी आएगी, प्ले में वो खुशी से सीख जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल होगा, यहाँ पे फ्रीडम होगी। तो इस एक्टिविटी वगैरह ये सब नहीं पढ़नी होती। अब इसके अब एलिमेंट ऑफ गेम के फायदे क्या होते हैं, ये चैलेंजिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चे की मोटिवेशन अंदर से होती है, गेम खेलने की तो होती है, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन गेम खेलता है, बच्चा कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेशन करता है, ये इसके बारे में आगे बढ़ोगे। बच्चा बिना फियर के सीखता है, यहाँ पे इनफॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, तो इन्फॉर्मेंट ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई इतने टाइम में करना है, बच्चा फ्री होता है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, तो ये तो फायदे होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि बच्चे एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, मतलब बच्चा प्लेइंग, बहुत बच्चे को सबको खेलना पसंद होता है, प्लेइंग सबको होता है, तो वो बिल्कुल फ्रीडमली खेलने में इन्वॉल्व हो जाता है। और बच्चा कोई भी जो न्यू गेम है उसके रूल डिवाइस वगैरह उसे सब कुछ पता होता है, और वो आसानी से डिसिप्लिन करना होता है, और लर्निंग बिकम नेचुरल, जॉयफुल, एनर्जी एक्सपीरियंस। तो लर्निंग क्या होगी, नेचुरल होगी, ऐसा नहीं है जो भी वो सीख रहे हैं खेल खेल में नेचुरल होगा। यहाँ पे बच्चों की क्रिएटिव स्किल डेवलप होगी, लीडरशिप सीखेंगे, रेशनल थिंकिंग सीखेंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन सीखेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, कोऑपरेटिव लर्निंग सीखेंगे जब वो ग्रुप में खेलेंगे तो। और यहाँ पे क्या स्कोप होगा, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव नीड होगी, ये हेल्प करेगा स्टूडेंट को टीचर और टीचर स्टूडेंट को रिलेशन को, क्योंकि खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चा थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है, जब वो खेल खेल में सीखता है तो स्टूडेंट से फ्रेंडली हो जाता है। अब प्ले वे मेथड प्रिंसिपल क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग अनइंटेंस पोटेंशियल। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो किसी बच्चे का पोटेंशियल हमें पढ़ाई में पता नहीं चल पाता, लेकिन जब हम उसे खेल खेल के सिखाते हैं तो उसका पोटेंशियल बाहर निकल के आता है। अनफोल्डिंग मतलब अनफोल्ड होकर निकल के आता है। अब नेचुरल इंस्टिंक्ट कि बच्चे को नेचुरल इंस्टिंक्ट, खेल तो हर के बच्चे को पसंद होता है, तो यहाँ से बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेता है हर नेचुरल इंस्टिंक्ट को और उसे न्यू एक्सपीरियंस में अप्लाई करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है, बच्चा एक्टिविटी में खेलता है, बच्चे की डिज़ायर फुलफिल होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, बच्चे को प्लीजर मतलब खुशी मिलती है, और बच्चा बड़ा क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी से सीख, जब वो खेल खेल में सिखा रहे हो तो ना बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से सीख पाता है। होप तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। देखो मुझे पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं चीज़ों को जो मैं जैसे मैं समझती हूँ, मतलब मैं इसे खुद से पढ़ा है, अगर तुम यकीन नहीं मानोगे स्टूडेंट को पढ़ने में तो 2-3 घंटे लगे होंगे जब मैं खुद से पढ़ रहा है, लेकिन जब मैं सारा चीज़ पढ़ ली तो इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सके थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो तुम मैनेज कर लेना, कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट में बता देना आपने यहाँ ये गलत बोला, क्योंकि मुझे भी चीज़ों को इतना एक्सप्लेन करने का और NIS पढ़ाने का, हाँ मुझे कोई मैथ पढ़ेगा तो मैं पढ़ा दूँगी, क्योंकि मैथ का मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने कई साल पढ़ाई है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है NIS पढ़ाने का। वो तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था आप बता दो, तो मैं ये वाली यूनिट तो कंप्लीट करा ही दूंगी, तुम्हारा 502 ब्लॉक तो मैं डेफिनेटली कंप्लीट करा दूंगी। और प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे में प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ी बहुत अगर माइनर मिस्टेक हो, और देखो मैं हिंदी में ना बता नहीं पाऊंगी, देखो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ना व्याख्यान विधि, लेक्चर में विधि को व्याख्यान विधि बोलते हैं, तो देखो पढ़ लेना सब कुछ, प्रदर्शन विधि,
देखो मैंने हिंदी में पढ़ा लिया बेसिकली ना, मुझे हिंदी छोड़े हुए 10 साल हो गए। मैंने 2014 तक मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैं हिंदी छोड़े हुए 10 साल हो गए। 10 साल पहले लाइक मैं हिंदी में ही सब कुछ पढ़ती थी, लेकिन वहाँ ग्रेजुएशन में सब इंग्लिश में हो गया, फिर ट्यूशन में इंग्लिश को पढ़ाया, सब कुछ इंग्लिश में करा, तो मैं इंग्लिश से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गई हूँ और मुझे हिंदी में समझ में नहीं आता। बट लेकिन मैं सब कुछ बोल हिंदी में रही हूँ, मतलब लिखा हुआ इंग्लिश में, लेकिन मैं बोलती तो हिंदी में हूँ। तो होप सो आप समझ जाओगे। अगर मतलब किसी को दिक्कत हो रही है तो हिंदी में एक्सप्लेन मैं कैसे करूँ, मतलब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा सब चीज़ें, तो मैं बोल तो हिंदी में ही रही हूँ, तो थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। और ये सब नहीं पढ़ना होता। अब टीचर का क्या रोल होता है प्ले मेथड का, कि बच्चों को इंगेज करे, उनके बीच गेम खेलने के लिए डेवलप करे, उनको इन्वायरमेंट दे गेम खेलने का, प्रिपेयर करे उनको रिलेवेंट टीचिंग मटेरियल, अरेंज करे एक्टिविटी में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले सिंपल खेल खिलाएगा, बाद में देन कॉम्प्लेक्स। बच्चा टीचर सुपरवाइज करे बच्चों को लर्निंग प्रोसेस के, और इवेल्युएट करे, बाद में लास्ट में इवेल्युएशन ही होता है। इवेल्युएशन को इग्नोर नहीं करना, मतलब ये नहीं है तुम खेल खेल में सिखा रहे हो इवेल्युएशन ही नहीं करो, पर खेलने में बच्चों का दिमाग करो। और मेन जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले वे मेथड की, ये दिया किसने था, मोंटेसरी ने, और किंडरगार्टन वाला जो मेथड था ना इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, बच्चा अच्छे से सीख जाएगा, लेकिन इसके नुकसान भी तो है। अच्छा बताओ 11वीं क्लास का बच्चा क्या खेल खेल में सीख जाएगा, सोच के देखो। तो ये बस प्राइमरी लेवल पे ही एप्लीकेबल है छोटे बच्चों के लिए। इसका सबसे पहला लिमिटेशन तो ये हो गया, तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि ये सिर्फ प्री प्राइमरी छोटे बच्चों के लिए और प्राइमरी लेवल के लिए। अब मान लो तुम तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तुम 20-21 साल के जितने भी साल के होगे, क्या तुम्हें खेल खेल में मैं एनआईवी बता दूंगी, तुम्हें तो इंटरेस्ट भी नहीं आया खेल खेल में। और कॉन्सेप्ट और मेथड सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा सकते खेल खेल में। क्या खेल खेल में हम उन्हें कोई मतलब ऐसा टॉपिक पढ़ा देंगे, मतलब मैथ पढ़ा सकते हैं, पजल्स वगैरह पढ़ा सकते हैं, लेकिन सारे टॉपिक खेल खेल में पढ़ाना इम्पॉसिबल है। और समटाइम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ खेलने में बिजी हो जाते हैं। समटाइम मोर इम्पोर्टेंस टू प्लेइंग गेम, वो खेलते ही रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता कि वो खेलने के साथ सीखे भी। तो इसकी लिमिटेशन हो गई। मेन जो लिमिटेशन है कि वो सिर्फ प्री प्राइमरी के लिए ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि खेल में तुम कौन से बच्चों को इंक्लूड कर सकते हो, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी, ऐसे करके था कोई क्वेश्चन। मतलब प्रीवियस ईयर देखती रहती हूँ, तो मतलब मुझे आइडिया है कौन से क्वेश्चन। और यूनिट 2 से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट 502 ब्लॉक है तुम्हारे, 15 से 16 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो बनेंगे, 15-16 तो ज़्यादा बोल दिए मैंने, लेकिन 10 क्वेश्चन मान के चलो 502 ब्लॉक से आना है। इसमें 16 यूनिट है, 16 में से 14 तो इंपॉर्टेंट है, लास्ट की जो 2 हैं वो कंप्यूटर की हैं, उनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्यूटर वाली हो सकता है मैं ना भी कराऊँ, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर इतने अच्छे से आता नहीं है, मतलब मैंने कभी कंप्यूटर कभी, लेकिन बाकी की मैं करा दूंगी, कोशिश करूँगी नवंबर में ही हो। एक तो इन्हें बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, देखो कितना सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब मैं तो फिर भी क्रिप्स मटेरियल बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब प्रोजेक्ट मेथड बाकी के देखो मैं कोशिश करूँगी सब, मतलब 506, 7, इसके बाद तुम्हें 506 करना है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें 502, 6 और 7 कर ली, तुम्हें 70% सिलेबस हो गया। उसके बाद भी सारे ही करने हैं, वैसे करने सारे हैं, तो बाकी के सबके मतलब 100% नंबर लाने के लिए, लेकिन ये 3 कर लेने से तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और कुछ है ना इग्नू का पार्ट भी करना है, वो मैं बता दूंगी कौन से करना है, मैं कौन सा कर दूँ। मैंने कहीं लिख रखा है, वो मुझे कॉपी नहीं मिली, मैंने कहाँ लिखा हुआ है, तो ढूंढूंगी, मैं बता दूंगी कौन सी यूनिट करनी है। इग्नू का मैं करूँगी, पहले मेरे ये नाइस कंप्लीट हो जाए। मेरा टारगेट है मतलब दिसंबर तक एटलीस्ट 4 ब्लॉक तो कंप्लीट हो जाए। मेरे 3 तो हो गए, 4 हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे कंप्लीट। तो उस बीच में थोड़ा सा काम भी है मुझे, मतलब ससुराल भी जाना है, तो 3-4 दिन वहाँ भी लगेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड कल पैट्रिक ने दिया था, कहीं लिखा नहीं है, कल किसने दिया था, विलियम कल पैट्रिक, इसे पढ़ लेना, कल पैट्रिक ने दिया था। इन्होंने डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते। बेसिकली इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, रियल लाइफ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरे ना मॉक में आया था। मैंने NIVS का ब्लॉक 502 कर लिया था। मेरे मॉक में था कि कौन सी विधि में, मतलब कौन सी मेथड में रियल लाइफ एक्सपीरियंस से टैकल करते हैं हम। टैकल मतलब समस्या से जूझते हैं और ग्रुप में एनालाइज करते हैं, मतलब। और ग्रुप भी कैसे बनाएंगे, छोटे ग्रुप बनाएंगे, यानी बहुत बड़े बड़े ग्रुप बना लिए, या तो ग्रुप छोटे छोटे बनाएंगे, अकेले भी कर लेंगे। तो कौन सी विधि में अकेले ग्रुप बना के छोटे छोटे ग्रुप में रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कराते हैं, वो विधि कौन सी थी, वो प्रोजेक्ट विधि थी। ये मेरे जो मैंने जिसमें 150 नंबर आए थे वो वाले मॉक में था। जब तुम पहला मॉक लगाएगा उसमें तुम्हें ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, और बच्चे इंडिपेंडेंटली भाग लेते हैं। तो जो अब बच्चा रियल लाइफ एक्सपीरियंस करेगा तो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। अब इसमें बच्चे का 3 इस पे बच्चे के प्रोजेक्ट पे टास्क देना है, उसे पर्पस पता होना चाहिए, उसको सोशल और नेचुरल सिचुएशन देनी है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी दे रखी है इन्होंने,
देखो ये है प्रॉब्लमेटिक करेक्टरिस्टिक है। एवरी प्रोजेक्ट नीड टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक प्रॉब्लम होगी, तो हम उसे निकालना है कि कौन सी प्रॉब्लम होगी, बिगिनिंग से देखना है कौन सी प्रॉब्लम होगी, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जो प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट में क्या होगा कि कोई पर्पस होगा तुम्हारा, कोई तुम्हें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना, तो तुम्हारा कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने का कोई पर्पस होगा। फिर तुम बच्चों को एक्टिविटी से करोगे कि इनको सेल्फ प्लानिंग करोगे, ग्रुप का डिस्कशन करोगे, ग्रुप एक्टिविटी दोगे बच्चों को, में रियल लाइफ एक्टिविटी से इंगेज कराओगे, लिबर्टी दोगे उन्हें कि वो नेचुरली सब चीज़ सीखें। फिर उसका फ़ायदा क्या है कि बच्चे जब सीख जाए तो उसको कहीं यूज़ कर पाए, यूटिलिटी कर पाए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने लाइफ में कुछ सीख लिया, रियल लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस ले लिया, उसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो उसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। और उसको ना जब वो सीख जाए उस रियल एक्सपीरियंस को, रियल फॉर्मूले को जब वो सीख जाए, तो उसकी नॉलेज को अदर सब्जेक्ट में लगा पाए, इंटीग्रेशन कर पाए। मतलब इंटीग्रेशन को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब जो चीज़ तुमने एक चीज़ उसमें सीख ली, कुछ भी सीख ली, उसको दूसरे सब्जेक्ट में तुम्हें इम्प्लीमेंट कर पाओ। या दूसरी मतलब तुमने 6th क्लास में जो क्लासेस सिखाते हैं, जो यूकेजी होती है, जो फर्स्ट होती है, तो उसमें कुछ सिखाते हैं, तो उसका इम्प्लीकेशन तुम सेकंड में कर पाओ। सेकंड में सिखाते हैं यूकेजी, जैसे मेरे हस्बैंड ने यूकेजी नहीं करी, तुमने मात्राओं का ज्ञान आज भी नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ तुम यूकेजी कर लो। तो जो तुमने जिस क्लास में जो क्लास नहीं सीखी ना, तो वहाँ तुम्हें दिक्कत आ जाती है। तो एक हर क्लास का एक बेसिक फाउंडेशन होता है, तो एनआईओएस हम पढ़ना है तो इसका भी एक बेसिक फाउंडेशन है, जो 6th क्लास में सिखाते हैं, फिर 7th सिखाते हैं, तो उसको इंटीग्रेशन ही होता है। तो जो क्लास हम छोड़ देते हैं ना, हम छोड़ के एक क्लास आगे, मेरे हस्बैंड ने जैसे यूकेजी नहीं करी, कभी कभी बताते हैं, और वो एक ही मात्रा मुझसे पूछते हैं, मुझे भी नहीं पता, मेरे को अभी हिंदी से इतना टच में नहीं है। तो बल्कि मैं कभी कभी मजाक में कहती हूँ यूकेजी कर लो तुम, आ जाएगी तुम्हें मात्राओं का ज्ञान। अब उसकी डोमेक्रेटिक वैल्यू भी होनी चाहिए किसी मेथड को। ये कल्पैक्टर के लिए सबसे बेस्ट मेथड है डोमेक्रेसी का, कि बच्चे अपने ओपिनियन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे के ओपिनियन की, एज्यूम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, डेवलपमेंट देंगे। डोमेक्रेटिक वैल्यू है। सिचुएशन वगैरह नहीं पढ़नी होती। मैं कोशिश करती हूँ देखो तुम्हारी यूनिट जल्दी कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी भी 21 मिनट हो गए, इससे ज़्यादा जल्दी हो नहीं पाएगी क्योंकि सब कुछ बताना पड़ता है। ऐसा नहीं मतलब मैं छोड़ के चलूँ, मैं कोशिश करती हूँ सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँ। अब इसके 5 स्टेप होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट मेथड को। सबसे पहले एक सिचुएशन प्रोवाइड करोगे तुम, फिर जब सिचुएशन प्रोवाइड कर ली, उसका प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, फिर प्लानिंग करोगे, फिर एग्जीक्यूटिंग करोगे, देन लास्ट में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कर दोगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं प्रोजेक्ट में? तो एक्टिव लर्निंग पे होती है क्योंकि बच्चा खुद सीख रहा है, एक्टिविटी से बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब रियल लाइफ से सीख रहा है ना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब ना एक यूनिट आएगी होलिस्टिक और को होलिस्टिक एक्टिविटी, क्या क्या उनमें डिफरेंस है। शायद इसमें तो आएगी नहीं, पता नहीं, मैंने इसी ब्लॉक में पढ़ी थी या पता नहीं कौन से ब्लॉक में पढ़ी थी, उससे 1-2 क्वेश्चन पीछे पूछे हुए थे। ये मीनिंगफुल लर्निंग देगा। अब एक कमेंट सेक्शन में बता देना अगर किसी को पता हो तो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखेगा। मीनिंगफुल लर्निंग दी किसने थी? किसी को पता हो, नहीं पता हो तो मेरे से पूछ लेना, बता दूंगी किसने दी। मीनिंगफुल लर्निंग भी किसी ने दी थी, ये प्रोजेक्ट मेथड की वजह से आती है। ये भी किसने दी थी? अगर किसी को पता हो या ना सर्च कर लेना गूगल पे, तो मीनिंगफुल लर्निंग किसने दी थी, ठीक है। और बच्चा इसमें फ्रीडम होगा, बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करेगा, डेवलप करेगा चीज़ों को, सेल्फ प्रमोट होगा, और बच्चा अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी करने लगेगा। बच्चा हेल्प करेगा दूसरे स्टूडेंट को फ्यूचर लाइफ को करने के लिए, और बच्चा इसमें कोऑपरेशन करेगा, टीम वर्क करेगा, एफिडिटी से सीखेगा, इंटरेस्ट और मोटिवेशन का जागरूक हो जाएगा क्योंकि बच्चा खुद रियल एक्सपीरियंस से सीख रहा है। और ना जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो स्टूडेंट लर्निंग कर मतलब उसे बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब वो हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब नहीं पढ़ना, नाम से पता चला है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मेथड, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब नहीं पढ़ना होता। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखो, मैं इसे ना एक आसान लैंग्वेज में सुनाती हूँ। अब तुम सब कर रहे हो DT+B की तैयारी, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें तैयारी करनी है, तुम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढोगे। मतलब तुम्हें एनआईओएस पढ़ना है, ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, एनआईओएस पढ़ना है, उसके लिए तुमने सर्च करा सॉल्यूशन, तुम यहाँ आ गए मेरी वीडियो पे, तुम्हारा सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अगर मान लो तुम सफल हो गए, सक्सीड हो गए, ये दिख रहा होगा सक्सीड, अगर तुम्हारा पेपर निकल गया तो तुम्हारा ये काम करना बंद हो जाएगा, फिर तो एनआईओएस पढ़ने आओगे तुम। और सपोज तुम फेल हो गए, तुम यहाँ पे फेल हो गए और तुम अच्छे से समझ में नहीं आया, तुम यहाँ पे फेल हो गए, जैसे हो जाते हैं मोस्ट लोग तो फेल ही होते हैं, तो तुम्हारा ये ना रिपीटेशन होगा, फेल होगा, फिर से दोबारा तैयारी की प्रोसेस में घुसोगे। तो इस पूरे प्रोसेस को जब तुम दोबारा करोगे तो रिकॉल
सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन जब तुम आज पास हो जाओगे तो मतलब तुम सफल हो गए तो तुम यहीं छोड़ दोगे, तो स्टॉप कर दोगे। तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी, तुम्हें जॉब लेना था, उसके लिए तुमने सर्च किया, इस वीडियो पे आए, तुम सफल हो गए। और अगर तुम फेल हो गए तो देन ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। जब प्रोसेस रिपीट होगा तो ये रिकॉल सोल्यूशन हो जाएगा। और इस तरह का कुछ क्वेश्चन करके उन्होंने पूछा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, देख लेना कौन सी शिफ्ट में था, क्योंकि 21 शिफ्ट हुई थी तो सारे पेपर तो मुझे याद नहीं, मैंने कुछ ही देखे थे। क्योंकि अगर मैं सारे देख लूँगी तो फिर जब मैं सॉल्यूशन लगाऊंगी तो मुझे सबके आंसर ऑलरेडी पता होंगे। तो मैंने सिर्फ तीन पेपर एनालाइज करके फिर मैंने एनालाइज पढ़ना स्टार्ट किया था। तो 3 पेपर एनालाइज करने का रीज़न ये था, हमें ये पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि एनआईओएस में हमें ये समझ में आता पढ़े क्या। 3-4 पेपर एनालाइज करके पता चला हमें पढ़ना मतलब किस टॉपिक से पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना क्या है। क्योंकि हम गलत चीज़ें थोड़ा ना पढ़ सकते, ठीक है। अब ये सब नहीं पढ़ना होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर उसको जनरेट करोगे इन्फॉर्मेशन को, फिर इवैल्यूएट करोगे, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब पढ़ लेना, अगर आपको गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए सब। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेन यही चार्ट इंपॉर्टेंट है, रिकॉल सॉल्यूशन वाला, ठीक है। अब डिस्कवरी मेथड, ये होलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, मतलब खोज से सीखना। इसे इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। होलिस्टिक मेथड जो था, इसमें बच्चा खोज करके सीखेगा, मतलब और इसकी जो स्टेज है, इसकी स्टेज इंपॉर्टेंट है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे ना प्रॉब्लम को। जब आइडेंटिफाई करोगे उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, देन इवैल्यूएशन करोगे। लास्ट में ना इवैल्यूएशन ही होता है। ये सिचुएशन वगैरह सब नहीं पढ़नी होती। अब देखो हिंदी मीडियम वाले, यार मैं क्या करूँ, हिंदी मीडियम वाले को मैंने, देखो तुम कोशिश करना है इसमें से पढ़ने की। जैसे मतलब जो भी बोलता है ऐसे निगमता, मुझसे बोला भी नहीं जाना। मतलब मेरी हिंदी बहुत वीक हो गई है। मतलब मैं कंपटीशन की हिंदी आती है, मतलब ग्रामर वगैरह ही मुझे आती है। मतलब ऐसे शब्द पढ़े भी नहीं जाते, मतलब अब नहीं पढ़े जाते। छूट गया तो छूट गया का अवधारणा वगैरह। तो निगमनात्मक विधि जो भी होती है पढ़ लेना। इसके खेल के घटक होते हैं, ये सब घटक होते हैं। मतलब बच्चा स्वतः क्रिया करेगा, चुनौतीपूर्ण होगा, रुचिपूर्ण ढंग से खेलेगा, अंत प्रेरणा होगी, ये सब होता है। तो ये पढ़ लेना। सब कुछ तो मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ ना। और अगर तुम इंग्लिश में पढ़ोगे ना, ज़्यादा आसान है, क्योंकि हिंदी में पढ़ना मुश्किल है और वो हिंदी में वो वर्ड भी नहीं आते। अब फ़ायदे क्या है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब डिस्कवरी के मेथड के, कि बच्चे को कोई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब खुद से चीज़ें फाइंड करेगा, डिस्कवरी करेगा। सबसे पहले तो खोज करेगा। और अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन उसने एक्वायर कर ली किसी भी सोर्स से, तो अपने क्लासमेट से डिस्कस भी करेगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट की गाइड लेगा कि मैं ऐसे सर करूँगा नहीं। और जब उसे मतलब उसे प्रोवाइड कर दी जाएगी स्टूडेंट की ये सब गाइड वगैरह, तो यूज़ करेगा डिडक्टिव मेथड का, ठीक है। और जितने भी वो टीचर अपने चिल्ड्रन अपने ऑब्जर्वेशन को देखेगा और टीचर से क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने खोज करा, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने खोजा, मतलब डिस्कवरी, मतलब कोई भी चीज़ हमने खोजी, किसी चीज़ की डिस्कवरी करी, पहले तो हम उसके बारे में अपने क्लासमेट को डिस्कस करेंगे, फिर अपने टीचर से मैं पूछेंगे कैसे यूज़ हो। फिर जब टीचर को भी पता हो गया तो टीचर ने कुछ हमें एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो ये सब होता है। और इसके फ़ायदे क्या है कि मतलब अगर बच्चा खुद से सीखेगा, डिस्कवर करेगा, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जितनी अच्छी चीज़ होंगी इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके नुकसान तो ऐसे कोई खास है नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं करने। शायद ख़त्म हो गई है, हाँ छोटी सी यूनिट थी क्या, हाँ ये देखो ख़त्म हो गई यूनिट। लेटेस्ट सम का मतलब है जो समरीज उन्होंने पूरा इसमें दे दी है, पूरी समरी दे दी। इंडक्टिव रिलेटिव मेथड का वो भी दे दिया, तो ख़त्म हो गई पूरी। और आज जल्दी हो गई फिर भी। तो अगर आपको देखो वीडियो समझ में आई और मैंने 1-2 क्वेश्चन भी इसमें पूछे हैं, तो कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चनों के आंसर दे देना, और या गूगल पे से देख के दे देना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और देखो हिंदी वाले देखो देख लेना कैसे हो। 4th यूनिट जैसे मुझे टाइम होगा, आज देखो मैं 19 को बना रही हूँ, 19 नवंबर है और 2:38 हो रहा है, टाइम दिख रहा होगा तुम्हें 2:38 हो रहा है। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मतलब मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। तो देखो 504 4th यूनिट है, मैं कोशिश करूँगी 4th यूनिट भी जल्दी करा दूँ, मतलब 1-2 दिन में करा दूँगी, क्योंकि मैंने पढ़ रखी है तो मेरे को ज़्यादा आइडिया है। 1 यूनिट इसमें ये हाँ लर्नर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में ये शायद कोऑपरेटिव, हाँ इसमें लर्नर सेंटर अप्रोच, इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। लर्नर सेंटर अप्रोच, लर्निंग सेंटर अप्रोच, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली यूनिट यही वाली है, 4th वाली। फिर हम इसकी
टोटल 16 यूनिट है। तो फिर अब ये वाला ब्लॉक चला है, तो हमारा ये ब्लॉक 1 का दिख रहा होगा आपको, एक सेकंड, 502 ब्लॉक का ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा अगर चौथी हो जाएगी तो। फिर इस वाले ब्लॉक पे आएंगे, फिर इस वाले पे आएंगे, फिर इस वाले पे, तो ये 502 तो मैं तुम्हारा कंप्लीट कराने की सोचूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो मैंने कमेंट सेक्शन में मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे हैं वो उनका तुम रिप्लाई कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू।